जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो दक्षिण भारत पे था वो मेनली 100 ईस्वी से लेकर और 1200 ईस्वी तक, इस काल के बीच में वहां पे दक्षिण भारत में कुछ राजवंश हुए थे। हमने 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संगम काल, जिसके अंदर हमने चेरों के बारे में, उसके बाद चोल, और हमने पल्लव को डिस्कस किया था, पल्लवों को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे जो दक्षिण भारत के राजवंश हुए थे उसमें हमने चालुक्यों के बारे में डिस्कस किया, और पांड्या, एक पांड्या वंश था, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मेनली 5-6 वंशों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचे हमारे पास राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश दोबारा से। ठीक है। इन दोबारा से क्यों? क्योंकि 9वीं सदी के बाद जो है चोल वंश का दोबारा से उदय हुआ था। यहीं से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए। बिल्कुल सीक्वेंस में हमने एंशियंट हिस्ट्री वहां पे कवर की है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, उनकी एक वीडियो हम लेके आएंगे। और अगर किसी भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए हो तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में। तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक हमने संगम काल को डिस्कस किया था, चेर, चोल और पांड्य। उसके बाद हमने चालुक्य और पल्लव, इन दोनों को भी डिस्कस किया था। आज हम करेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश दोबारा से। चलिए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे दंती दुर्ग। मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों कि जो संस्थापक और राजधानी होती है ये तो कंपलसरी है हमारे लिए, याद करनी ही करनी किसी भी हालत में। तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और राजधानी क्या थी? मान्यखेत। इसके प्रमुख शासक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग, इन्होंने 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक राज किया, और इन्होंने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल लास्ट में देखा था ना कि दंती दुर्ग ने किसको पराजित किया था? चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को, और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो बस यही चीजें याद रखनी है, संस्थापक कौन थे, किसको पराजित करके शासक बने थे, राजा बने थे नए, और राजधानी क्या थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगले शासक हुए थे कृष्ण प्रथम। तो दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम था। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि जो एलोरा में चट्टानों को कटवाकर जो मंदिर था कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो चट्टाने काटकर बनवाए गए थे, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्र वंश भी पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा वंश था, शासक का नाम भी पूछ लेते हैं। तो शासक का नाम था कृष्ण प्रथम और वंश था राष्ट्रकूट वंश। ये देखिए दोस्तों, इस मंदिर को मतलब एक चट्टान थी यहाँ पे पूरी पूरी, उस चट्टान को काट काट के ये मंदिर बनाया गया। आप सोच सकते हो मतलब कितने टैलेंटेड लोग उस टाइम पे रहते थे। एक चट्टान को काट के मंदिर बना दिया, वो 1000-1500 साल पहले की बात हो रही है। आगे देखिए अगले शासक है ध्रुव। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद तृतीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना दिया। गोविंद तृतीय दोस्तों, द्वितीय दोस्तों, ये था मतलब अयोग्य शासक था, इसलिए ध्रुव ने इसको राजगद्दी से हटाया और खुद राजा बन गया। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। उत्तरापथ मतलब उत्तरी क्षेत्र, जो भारतीय उत्तरी क्षेत्र था, वहां पे इसने अपना विजय अभियान चलाया। उत्तर के अपने सफल अभियानों के उपरांत ध्रुव ने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज्य चिन्ह बनाया। कौन सा इसका राज्य चिन्ह था? गंगा यमुना। ध्रुव ही वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था दोस्तों? यहाँ पे 3 राज्य आपस में, मतलब इनका आपस में युद्ध छिड़ता ही रहता था थोड़े थोड़े टाइम के बाद। वो कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और एक थे हमारे ये राष्ट्रकूट। तो 3 त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना द्वाब के पास पराजित किया था।
किसने? ध्रुव ने, जो प्रतिहार नरेश थे वत्सराज इनको झांसी के निकट, और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि धारावर्ष के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ये ध्रुव को जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि धारावर्ष ब्रैकेट के अंदर ध्रुव ये कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? तो ये राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चल के गोविंद तृतीय इनकी बात करते हैं। गोविंद द्वितीय को तो इन्होंने राजगद्दी से हटा के खुद शासक बन गए थे। आगे आए थे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया था। इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। अमोघ वर्ष, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ही दे देता है कि अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? ये थे राष्ट्रकूट वंश के। तो दोस्तों अमोघ वर्ष जो था वो काफी महान शासकों में से माना जाता है। सबसे महान शासक इसको राष्ट्रकूट वंश का माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु जैन आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे? अमोघ वर्ष के गुरु थे। अमोघ वर्ष जो स्वयं एक महान विद्वान था, खुद एक बड़ा विद्वान था ये, इसने कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ जिसका नाम है कविराज मार्ग, इसकी रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? कविराज मार्ग। किसने की? अमोघ वर्ष ने। कौन से वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश से। आगे देखते हैं कृष्ण तृतीय। हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि वैसे तो बहुत से राजा हुए हैं दक्षिण भारत में, लेकिन हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण तृतीय आए। कृष्ण तृतीय राष्ट्रवंश के ये भी प्रतापी शासकों में से एक रहे हैं। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। किसकी? अकाल वर्ष की। और सत्ता हाथ में आते ही इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाया और इन्हें जीत लिया। किस किस को? कांची और तंजौर को। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि तक्कोलम जो युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था चोल वर्सेस राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट में कौन? कृष्ण तृतीय। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखो, तक्कोलम युद्ध किस किस के बीच में होता? कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम, इनके बीच में हुआ था तक्कोलम का युद्ध। आगे चलते हैं। इनके दरबार में कन्नड़ भाषाई कवि रहते थे जिसका नाम पोन्न रहा। पोन्न, इनको पोन्न बोलते थे, और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? ऋषि पोन्न ने। ये किसके दरबार में रहते थे? ये कन्नड़ कवि थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। आगे एलोरा और एलिफेंटा, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इन गुफाओं का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। किसके समय में? कृष्ण तृतीय के समय में। सीधा ही क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा और एलिफेंटा जो गुफाएं जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं, ये इनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं, यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की, और 29 से 34 तक जैनों की यहाँ पे गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो ये था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। हमने बिल्कुल हर एक चीज डिटेल में डिस्कस की जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके 2-3 बार रिवाइज करोगे, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे चल के बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश जो दोस्तों 850 ईस्वी में दोबारा इनका उदय हुआ था, और 1279 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है दक्षिण भारत के कुछ एरिया पे। तो तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ, और इस चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। नाम ध्यान रखना दोस्तों, नाम क्या है? विजयालय। राजधानी क्या बनाई इन्होंने? राजधानी बनाया तंजौर को। विजयालय ने किसको राजधानी बनाया? तंजौर को। 850 ईस्वी में दोबारा से एक चोल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। प्रमुख शासक कौन कौन से थे? प्रमुख शासक थे प्रांतक प्रथम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। कृष्ण तृतीय ने इनको हराया था। ठीक है, उसके बाद राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थापना विजयालय ने कर दी थी, और राजधानी किसे बनाया था? तंजौर को। ये दोबारा से यहाँ पे लिखा गया है। आगे प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। कौन हुआ? प्रांतक प्रथम। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक जिसकी हमने अभी चर्चा की थी कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें चोलों की बुरी तरह से हार हुई थी, यानी कि जो प्रांतक प्रथम थे ये बुरी तरह हार गए थे। इस युद्ध में इनका बड़ा बेटा जिसका नाम राजादित्य था वो भी मारा गया था। प्रांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी।
मदुरई कोंड। नाम ध्यान रखना, मदुरई कोंड, कोंड का मतलब होता है दोस्तों विजेता। तो मदुरई को जीतने वाला कौन था? प्रांतक प्रथम थे। इन्होंने राज सिंह द्वितीय को हराया था। आगे चल के शासक आए राजा राज प्रथम। ये चोल वंश के सबसे महान और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं दोस्तों। क्या नाम है इनका? राज राज प्रथम। ये शैव धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी हिस्से को मतलब अपना बना लिया था, वहां पे अधिकार कर लिया था श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक था। ये देख सकते हो पिक्चर के अंदर, काफी मतलब देखने लायक मंदिर है दोस्तों। काफी अच्छा नजारा वहां पे देखने को मिलता है। जब आप मंदिर के पास जाओगे आपको लगेगा नहीं कि इतना पुराना मंदिर है ये, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि थोड़े टाइम पहले ही बना है, मतलब ऐसे का ऐसा है अभी भी वो। आगे चल के शासक बने राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों राजेंद्र प्रथम के समय में ही हुआ था। सबसे ज्यादा विस्तार मतलब अपने साम्राज्य को फैलाया किसने था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। उसने मतलब राजा राज ने तो सिर्फ उत्तरी हिस्से को जीता था, इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। श्रीलंका को ही नहीं, इसने आगे जाके सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है वहां पे आक्रमण किया, वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया था। इसने गंगे कोंड चोलपुरम की अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गंगे कोंड चोलपुरम को चोलों की राजधानी बनाया था। नाम ध्यान रखना, गंगे कोंड चोलपुरम किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने। आगे चोल वंश का अगला शासक दोस्तों राजेंद्र तृतीय हुआ। राजेंद्र तृतीय के बाद कोई भी योग्य शासक वहां पे नहीं हुआ, इसीलिए खुद में खुद इस वंश का अंत हो गया, ये वंश समाप्त हो गया। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला, चोल वंश में भगवान विष्णु का जो उपासक होते थे उनको अलवार कहलाते, वो अलवार कहलाते थे। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। सेकंड है, चोल वंश में जो भगवान शिव के उपासक होते थे इनको नयनार बोलते थे। क्या बोलते थे? नयनार। विष्णु के उपासक होते थे अलवार, और शिव के उपासक जो होते थे उनको नयनार बोला जाता था। चोल काल में सोने के सिक्कों को कांचू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांचू। किसको? सोने के सिक्कों को। आगे चोल वंश के अधिकतम शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के? शैव धर्म के ज्यादातर अनुयायी थे जो चोल वंश के शासक थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में घोषित कर देता था। ठीक है, जब वो राज कर रहा होता था तभी वो डिसाइड कर लेता था, घोषणा कर देता था कि आने वाला शासक ये होने वाला है, तो अपने उत्तराधिकारी को अपने टाइम में पहले ही वो बता देता था। तो हमने चोल वंश को डिस्कस किया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं दोस्तों आपके वनडे एग्जाम के अंदर। चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश दोनों को हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो। चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।